हेलो स्टूडेंट्स और बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है बर्डन ऑफ पब्लिक डेब्ट यानी कि सार्वजनिक ऋणों का भार। इसमें सुनेंगे सार्वजनिक ऋण के भार से अभिप्राय उस त्याग से है जो अर्थव्यवस्था को उस समय करना पड़ता है जब ऋण तथा उस पर लगाए गए ब्याज को चुकाने के लिए करों में वृद्धि करनी पड़ती है। सार्वजनिक ऋणों का भार होता है, ये निम्न कारणों से होता है। नंबर 1 है बर्डन ऑफ इंटरनल डेब्ट्स, मतलब आंतरिक ऋणों का भार। इसमें क्या होता है सुनिए। आंतरिक ऋण वह होता है जो राज्य अपने देश के लोगों व वहाँ की संस्थाओं से लेता है। इस प्रकार के ऋण के भार से संबंधित बातें निम्न प्रकार हैं। नंबर ए है डायरेक्ट मनी बर्डन, मतलब प्रत्यक्ष मौद्रिक भार। इसमें सुनेंगे आंतरिक ऋणों में केवल यानी कि जो इंटरनल डेब्ट्स हैं उसमें केवल धन का पुनर्वितरण होता है, मतलब पुनर्वितरण का मतलब दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसलिए ऐसे ऋण का कोई प्रत्यक्ष द्रव्यिक भार नहीं होता, क्योंकि सरकार जनता से लोन लेती है और उन्हीं पर टैक्स लगाकर उन्हीं को वापस कर देती है, रिटर्न कर देती है। ठीक है। नंबर बी है इनडायरेक्ट मनी बर्डन, परोक्ष मौद्रिक भार। इसमें सुनेंगे जब सरकार जनता से ऋण लेकर विकासात्मक कार्यों पर व्यय करती है तो इससे अनेक वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। इसके फलस्वरूप वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। यही आंतरिक ऋण का परोक्ष मौद्रिक भार है, मतलब जो सरकार है वो जनता से लोन लेकर उस विकासात्मक कार्यों पर खर्च करती हैं और उससे अनेक वस्तुओं की मांग में इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी डिमांड में। इसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं के मूल्य, उसके जो प्राइस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। और यहीं इंटरनल डेब्ट का इनडायरेक्ट मनी बर्डन है। ठीक है, यानी कि परोक्ष मौद्रिक भार है। नंबर सी आता है डायरेक्ट रियल बर्डन, प्रत्यक्ष वास्तविक भार। इसमें सुनेंगे यह भार इस पर निर्भर रहता है कि समाज के किस वर्ग ने ऋण दिया है, मतलब ये जो भार है, बर्डन है, इस पर निर्भर रहता है कि समाज के किस वर्ग ने उसको लोन दिया है, अर्थात सरकारी बॉन्ड किस प्रकार के लोगों के पास है। यदि ऋण पत्रों को निर्धन व्यक्तियों ने, मतलब गरीब व्यक्तियों ने खरीदा है और इनके भुगतान के लिए सरकार ने धनी वर्ग पर, जो धनी वर्ग हैं उन पर कर लगाया है, टैक्स लगाया है, तो ऋण का वास्तविक भार कम होगा। परंतु व्यावहारिक जीवन में धनी वर्ग ही, जो रिच वर्ग हैं, वो ही सरकार के ऋण पत्र खरीदते हैं और निर्धन वर्गों को कर देकर, जो गरीब वर्ग हैं उनको कर देकर, टैक्स देकर उनका भुगतान करना पड़ता है। इसलिए अधिकांश आंतरिक ऋणों का वास्तविक भार बहुत अधिक हुआ करता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त आंतरिक ऋणों का प्रत्यक्ष वास्तविक भार, मतलब डायरेक्ट रियल बर्डन, एक दूसरे दृष्टिकोण से भी बहुत अधिक पड़ता है। अधिकांश ऋण पत्र, जो डिवेंचर्स हैं, वृद्ध व्यक्तियों द्वारा, मतलब बूढ़े व्यक्तियों द्वारा खरीदे जा सकते हैं, परचेज किए जाते हैं, जबकि इसका भुगतान, इसका जो पेमेंट है, नवयुवकों को अपनी वर्तमान आय में से करना पड़ता है। जो एडल्ट्स हैं उनको अपनी जो प्रेजेंट इनकम है उनमें से करना पड़ता है। इस प्रकार धन का हस्तांतरण, मनी का ट्रांसफ़र तरुण वर्ग से वृद्ध वर्ग की ओर और क्रियाशील व्यक्तियों से निष्क्रिय लोगों की तरफ होने लगता है। मतलब एडल्ट से एक ओल्ड
वर्ग की ओर और जो क्रियाशील व्यक्ति हैं उससे निष्क्रिय लोगों की तरफ होने लगता है। नेक्स्ट है नंबर डी, इनडायरेक्ट रियल बर्डन, मतलब अप्रत्यक्ष वास्तविक भार। आंतरिक ऋणों का अप्रत्यक्ष भार भी देश के नागरिकों पर पड़ता है। इस पर पड़ता है देश के नागरिकों पर, क्योंकि ऋण का शोधन करने के लिए कर लगाना पड़ता है, टैक्स लगाना पड़ता है। इस कारण करदाताओं को कार्य और बचत करने की इच्छा व शक्ति हतोत्साहित होती है और उत्पादन गिरता है, प्रोडक्शन जो है वो गिर जाता है। इसके अतिरिक्त आंतरिक ऋण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव कर का भावी आय पर निर्भर होना है। भारी करारोपण के कारण जो ऋण का शोधन करने के लिए आवश्यक होता है, विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट रुक जाता है। संक्षेप में, यद्यपि आंतरिक ऋणों का प्रत्यक्ष द्रव्यिक भार कुछ नहीं होता है, परंतु प्रत्यक्ष और परोक्ष वास्तविक भार बहुत अधिक होता है। आगे सुनिए, नंबर 2 आता है बर्डन ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट, यानी कि विदेशी ऋणों का भार। इसमें सुनेंगे, जब एक देश अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशों से ऋण लेता है, फॉरेन से लोन लेता है, तो उसे विदेशी ऋणों का भार भी उठाना पड़ता है। विदेशी ऋणों के भार का अध्ययन निम्नलिखित भागों में किया जा सकता है। नंबर ए है डायरेक्ट मनी बर्डन, मतलब प्रत्यक्ष द्रव्यिक भार। यह भार उस राशि से नापा जाता है जो ऋणी देश को ब्याज के मूलधन के रूप में ऋणदाता देश को देनी होती है। बाह्य ऋण का प्रत्यक्ष बोझ सरल होता है। किसी भी दिए हुए समय में प्रत्यक्ष द्रव्यिक बोझ चुकाई हुई धनराशि से नापा जाता है, जो ब्याज तथा मूलधन चुकाने के लिए, जो इंटरेस्ट और मूलधन है चुकाने के लिए भारी ऋणदाता को दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर बी, डायरेक्ट रियल बर्डन, मतलब प्रत्यक्ष वास्तविक भार। प्रत्यक्ष वास्तविक भार का अनुमान उस हानि से लगाया जाता है जो ऋणी देश के नागरिकों को विदेशी भुगतान के बदले में देश की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात हो जाने से उठानी पड़ती हैं। अतः प्रत्यक्ष वास्तविक भार का आशय आर्थिक कल्याण की कमी की मात्रा से है। वास्तविक भार की मात्रा इस बात पर निर्भर करेगी कि किस वर्ग को आर्थिक कल्याण से किस सीमा तक वंचित रहना पड़ता है। यह प्रत्यक्ष वास्तविक भार उस स्थिति में कम होगा जबकि अधिकांश विदेशी ऋणों का भुगतान निर्धनों की तुलना में धनी वर्ग अधिक करते हैं। अब नेक्स्ट आता है नंबर सी, इनडायरेक्ट मनी एंड रियल बर्डन, मतलब परोक्ष द्रव्यिक तथा वास्तविक भार। ऐसे ऋणों का परोक्ष तथा वास्तविक भार उत्पादन की कमी के द्वारा पड़ता है। बाह्य ऋण से उत्पादन दो प्रकार से हतोत्साहित होते हैं। एक तो बाह्य ऋणों का शोधन करने के लिए भारी करारोपण करना पड़ता है, जिससे ऋणी देश के नागरिकों के कार्य तथा बचत करने की सामर्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, सरकार को ऋणों के भुगतान करने के बहुत से सार्वजनिक व्ययों में कमी करनी पड़ती है, जिससे उत्पादन हतोत्साहित होता है, परंतु यह विचार पूर्णतया सत्य नहीं है। बाह्य कारणों का प्रयोग यदि उत्पादक कार्यों के लिए किया जाता है तो उससे देश का औद्योगिक विकास होगा और उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे द्रव्यिक भार भी घटेगा, क्योंकि उद्योग के लाभ से विदेशी ऋणों का शोधन कर दिया जाएगा। इस प्रकार वास्तविक भार भी कम हो जाएगा, क्योंकि उत्पादन बढ़ने से वस्तुएं अधिक मात्रा में और कम दामों में उपलब्ध हो जाएगी,
जिससे नागरिकों के आर्थिक कल्याण में कमी नहीं आएगी। अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट, मतलब सार्वजनिक ऋण व्यवस्था के सिद्धांत। इसमें नंबर 1 है मिनिमम इंटरेस्ट कॉस्ट थ्योरी, मतलब न्यूनतम ब्याज लागत सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार को इस स्थिति में होना चाहिए कि वह न्यूनतम ब्याज लागत पर सार्वजनिक ऋण ले सके और उसका शोधन कर सके। सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज लागत उस समय न्यूनतम रखी जा सकती है जबकि देश के केंद्रीय बैंक को इस बात के लिए प्रेरित किया जा सके कि वह अपनी बैंक दर नीति आदि के द्वारा ब्याज की दर कम रखे। जब बाजार में ब्याज की दरें कम रहती हैं तो सरकार अपनी प्रतिभूतियां अथवा ब्रांड नीची ब्याज दरों पर निर्गमित करने में समर्थ हो जाती है और इस प्रकार उसे कम ब्याज लागत पर ऋण मिल जाता है। यदि ऋणों की ब्याज लागत कम रहती है तो सरकार को थोड़ी मात्रा में ही अतिरिक्त कर लगाने पड़ते हैं। फलतः करारोपण का प्रतिकूल प्रभाव अधिक कार्य करने और बचत करने की इच्छा पर नहीं पड़ता। नंबर 2 है सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स ऑफ इन्वेस्टर्स थ्योरी, विनियोगकर्ताओं की आवश्यकताओं की संतुष्टि सिद्धांत। कुछ विद्वानों का मत है कि सार्वजनिक ऋणों का प्रबंध इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि सार्वजनिक ऋण पत्रों को निर्गमन करने की शर्तों आदि के संबंध में विनियोजकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। नंबर 3 है फंडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म डेब्ट इनटू लॉन्ग टर्म डेब्ट, अल्पकालीन ऋण नीति का दीर्घकालीन ऋण में निधिकरण। सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था इस प्रकार से की जानी चाहिए कि वह अल्पकालीन ऋणों को दीर्घकालीन ऋणों के रूप में निधिकरण करने में अधिकाधिक सहायक हो, परंतु निधिकरण की ये क्रियाएं इस प्रकार से संपादित की जानी चाहिए जिससे आर्थिक स्थिरता को कोई क्षति न पहुँचे। नंबर 4 है कोऑर्डिनेशन ऑफ पब्लिक डेब्ट पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, मतलब सार्वजनिक ऋण नीति का राजकोषीय नीति के साथ समन्वय। सरकारी ऋण नीति, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं और ये सब मिलकर ही आर्थिक नीति का निर्धारण करती है, अतः इनके बीच समन्वय होना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 5 मैच्योरिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब परिपक्वता एवं वितरण। यदि कुल ऋण का एक बहुत बड़ा भाग अल्पकालीन ऋणों के रूप में है और कुल ऋण का बड़ा भाग बैंकों द्वारा रखा गया है तो ऐसी स्थिति में ऋण की बड़ी मात्रा नकद रूप में बनी रहने की संभावना रहती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।